कि प्रधानमंत्री जी विश्व में इतने बड़े लीडर है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं और वही रुकवाएंगे। और कुछ सोशल मीडिया में अंधभक्त कहते हैं पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा ने वॉर रुकवा दी। मैं कहता हूं मणिपुर में शांति करवा दो। यूक्रेन और रशिया की वॉर की जगह जरूरत यह है कि आप जाइए वहां। महोदय, जरूर ये कहूंगा शांत रहे कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट को छोड़ के नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना होगा। अगर देश एक ना रहा, अगर देश के अंदर हर कोने पे हम ये मैसेज नहीं दे पाएंगे कि सिर्फ जमीन नहीं, यहां के लोगों का जमीर भी हमारे साथ है और हमारा जमीर भी उनके साथ है, हमारा दिल भी वहां है, ये देश एक नहीं रह सकता है। और इसके लिए पॉलिटिकल अपने इंटरेस्ट क्या हम कुछ देश के हित में साइड में नहीं रख सकते हैं? जब ये देश आजाद हुआ महोदय, पूरी दुनिया कहती थी कि इतनी सारी भाषाएं, कृपया शांत रहे, माननीय सुने, इतनी सारी कास्ट, इतने सारे लोग, आजादी के बाद ये देश एक नहीं होगा, इसके टुकड़े 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 हो जाएंगे। ये कहने वाले दुनिया भर में लोग थे। हमें नमन करना चाहिए आजादी के बाद जो हमारे पूर्वज आए, जिन्होंने शासन चलाया, जिन्होंने देश चलाया, इस देश को एक और अखंडित रखा। आज हम क्या करते हैं? उस मणिपुर के लोगों को कब यह एहसास होगा कि पूरा देश मेरे साथ है? जब हमारे प्रधानमंत्री वहां जाके उनके दुख में हिस्सा लेते, उनके दर्द को महसूस करते। हम ये पार्लियामेंट सब दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मणिपुर में लोगों की दिक्कतों के लिए चर्चा एक आवाज में करते और यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करते कि मणिपुर का दर्द कोई मणिपुर स्टेट का नहीं, पूरे देश का है और पूरा देश आपके साथ है। क्या हम ये नहीं कर सकते थे? अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट इस पे चर्चा कर सकती है, अगर यूरोप की पार्लियामेंट में ये चर्चाएं हो सकती है, अगर दुनिया के देश इसकी चिंता कर सकते हैं, क्यों हमें चिल्लाना और लड़ना पड़े कि मेरे देश की पार्लियामेंट में, मेरे देश के राज्य मणिपुर की चर्चा हमें दो? उसके लिए हमें क्यों लड़ना पड़े? मैं मानता हूं कि हमें इस बात को जरूर सरकार इस बात को उस सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट से नहीं, सही मायने में ले, ये मैं जरूर उम्मीद सरकार से करता हूं। सर, हम रोज देखते हैं और इतने महीनों तक जहां दिक्कतें रही, यस एंड, और इसके लिए मणिपुर में जब सैकड़ों जाने गई, हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां उन मां बेटियों की हालत देखी। अगर पत्थर दिल इंसान भी है तो उसकी रात की नींद हराम हो जाए, उस तरह की परिस्थिति हमने देखी। हमने 60,000 लोग बेघर हो गए, 60,000। आप कल्पना तो कीजिए कि उस राज्य में उन लोगों की हालत क्या होगी। और सर, ये ऐसा राज्य है कि जहां पे हम इतनी दिक्कतों के बाद, जब राहुल गांधी जी वहां पे न्याय यात्रा लेके निकले, मैं भी गया हुआ था, सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं वहां के लोगों के दिलों को कि वो इतनी दिक्कतों के बाद भी प्यार से वो हमको वहां पे स्वागत करने के लिए खड़े थे। मैं प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन गए, आप भी जाके देखिए। आज नमस्कार सर, वेरी हैप्पी टू सी यू हियर इन द चेयर व्हेन आई एम स्पीकिंग सर। आप जल्दी से बहुत अच्छे और स्वस्थ हो जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं मेरी पार्टी की ओर से और निजी तौर पे दे रहा हूं सर। मैं ये कहता था कि 21 महीने से जहां दिक्कतें चली है और जो बजटरी एलोकेशन है वो 2,866 करोड़ इस बजट में मणिपुर के किसके लिए दिए हैं? A budgetary allocation of 2,866 crores for 25-26 has been made towards incentives for police personnel posted in sensitive areas. ये
वहां के लोगों के अधिकार के पैसे हैं। भारत सरकार को ये पैसे स्पेशली देना चाहिए, वहां के बजट से हमें नहीं लेना चाहिए, उन लोगों से ये पैसे हमें नहीं लेना चाहिए। सर, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वहां के लोगों की अहम मांग है। मैं देख रहा था बजट डॉक्यूमेंट्स को, 15 करोड़, सिर्फ 15 करोड़ दिए गए। किसके लिए दिए गए? टेम्पररी शेल्टर्स। 35 करोड़ टुवर्ड द हाउसिंग डिस्प्लेसमेंट, 100 करोड़ फॉर द रिलीफ ऑपरेशन। इज इट इनफ? क्या हम इसे संतुष्ट हो सकते हैं? जब 60,000 लोग बेघर हुए हैं, जब सैकड़ों जाने गई है, जहां डिस्ट्रेस है, वहां हमें उदारता दिखानी है। सर, भारतीय जनता पार्टी वहां राज्य कर रही थी, शासन आता है, शासन जाता है। हमें हमारी पॉलिटिकल पावर जनता जनार्दन देती है और हमारा अहम काम उन्हीं लोगों की सुरक्षा और हित, ये डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी। मैं देख रहा था बजट एट ग्लांस मणिपुर का। सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 61%, कैपिटल एक्सपेंडिचर 39%। कौन से विकास की बात करते हैं? जब आपका 61% बजट सिर्फ तनख्वाह और आपके दूसरे कामों में जाता है, जहां से कोई एसेट नहीं बन रही है, सिर्फ 39% आप उसको ये प्लान बजट में दे रहे हो, कैसे मणिपुर का विकास होगा? मैं मनरेगा की बात भी देख रहा था। 2023-2024 में 50% मनरेगा का फंड वो रिलीज नहीं हुआ है मणिपुर में। क्या हमें चिंता नहीं होनी चाहिए? देयर आर कंसर्न अबाउट मणिपुर इकोनॉमिकल स्टैग्नेशन। सर, पूरे देश में पर कैपिटा इनकम कम वाले राज्यों में से मणिपुर आता है। हम बात अगर जीएसटीपी की करें तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और स्टैग्नेंट होकर रखी है। क्या हम इस राज्य के लिए कुछ ज्यादा उदार नहीं हो सकते थे? भारत सरकार से हम पैसे हमारी प्रसिद्धि के लिए या इकोनॉमिक मेजर्स ले लें, मंत्रियों के खर्चे में भी थोड़ा कम कर लें, अरे हमारी भी तनख्वाह थोड़ी काट लो, पर मणिपुर के लोगों की चिंता करो। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं जरूर इस बात से चिंतित हूं कि जो एलोकेशन हुआ है उसमें अभी मणिपुर में बहुत बड़ा फ्लड आया, और मैं जानता हूं, मैं बिहार का प्रभारी रहा हूं, बिहार में भी फ्लड मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, पर जहां चुनाव आता है उस वक्त उस राज्य की तो बड़ी जाहिरात, बड़ी पब्लिसिटी, बड़े एलोकेशन का नाम होता है, फिर मिलता तो नहीं उसी स्टेट को भी। उसी तरह आपने बिहार के लिए 11,500 करोड़ का अनाउंसमेंट बजट में किया, आई होप मिले, पर मणिपुर में जो जरूरत है। एक सेकंड सर, प्रभारी का मतलब? जी, प्रभारी का मतलब? सर, पार्टी की ओर से इंचार्ज, आई वॉज इंचार्ज फॉर बिहार एंड दैट इज वाई सर आई नो कि बिहार को वाटर मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। कुछ एरिया में फ्लड भी आता है। पार्टी के वो सदस्य? जी जी, आप भी थे हमारे उसी पार्टी, तो उसका मैं जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है रमेश जी। तो सर, वहां 11,500 करोड़ अनाउंसमेंट हुआ है। वो तो पहले कितना दूं भी हुआ था, मिला कुछ नहीं था। पर मणिपुर के लिए, फ्लड से जूझ रहे उस मणिपुर के लिए कुछ प्रावधान करने की बहुत आवश्यकता थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, मैं बहुत करीबी से जानता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपके जरिए सभापति महोदय में जरूर उनसे गुजारिश करूंगा कि गांधी जी भी गुजरात से थे। एक गरीब के घर में दिक्कत होती थी, थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठ के वो वहां पहुंच जाते थे। आज मणिपुर, प्रधानमंत्री जी आप जाइए, हमारे गुजरात, वो गांधी का गुजरात है, जहां की ये परंपरा है कि एक दुखी होता है तो सत्ता में बैठे हुए के आंख में आंसू आना चाहिए। ये गांधी मॉडल गुजरात का है, उसी को नजर में रखिए। आप तो कहते हो, आपके लोग, कि प्रधानमंत्री जी
विश्व में इतने बड़े लीडर हैं कि यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं और वही रुकवाएंगे। और कुछ सोशल मीडिया में अंधभक्त कहते हैं पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा ने वॉर रुकवा दी। मैं कहता हूं मणिपुर में शांति करवा दो। यूक्रेन और रशिया की वॉर की जगह जरूरत यह है कि आप जाइए, वहां लोगों के बीच जाइए। और मैं कहता हूं कि वहां के लोग इतने अच्छे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राहुल गांधी जी वहां गए, लोगों ने प्यार दिया, डरने की जरूरत नहीं है। मणिपुर हमारा है, बहुत प्यारा है, और वहां के लोग तो बहुत बढ़िया है। तो वहां जरूर प्रधानमंत्री जी जाएं, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं अब हमारे जो 2 एप्रोप्रिएशन बिल्स आए हैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। हमारे संविधान में आर्टिकल 115 में प्रोविजन है। हमारे संविधान ने बहुत बढ़िया तरीके से फाइनेंशियल कंट्रोल वो पार्लियामेंट को दिया है, और पार्लियामेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल सरकार के ऊपर रहता है। आर्टिकल 115 के तहत आप एप्रोप्रिएशन बिल लेके आए हो। मैं पहली तो बात यह करता हूं कि क्या फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपकी इस सरकार में है? अगर होती तो जो आंकड़े मिल रहे हैं 1 लाख करोड़ which was provided for budget, in budget you didn't spend 1 लाख करोड़। क्या ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन है? दूसरी बात है, मैं समझ सकता हूं कि आप एक अमाउंट एक्स अमाउंट लगाई, आपको कोई संजोग आ गए, खर्च ज्यादा करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड आर्टिकल 115 गो बिफोर द पार्लियामेंट appropriation bill and your expenditure will be regularized। पर आप तो फिगर्स तो देखिए, आप 2022 का एप्रोप्रिएशन बिल आज लेके आए हो, कौन से सेक्टर में आए हैं आपने देखा? मैं इसका विरोधी नहीं हूं, जरूरत पड़ने पे बजट के बाहर जाके खर्च करो, पर पार्लियामेंट को ये जस्टिफाई करो। जब बात होती है, मंत्री जी का जवाब आएगा। जेएनयू में पढ़ी हुई मंत्री जी है, मैं बहुत उसकी इज्जत करता हूं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, देखो मेरे नाम लेते ही वित्त मंत्री जी आ गई, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई वित्त मंत्री जी है। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं, कुछ चीजें आपको गुस्सा शोभा नहीं देता, आप प्यार से कहे, वो आपके जरिए मैं जरूर मंत्री जी को कहना चाहूंगा। आप आई लुक इनटू दिस ऑब्जर्वेशन। सॉरी सर, गुस्से वाली बात अच्छी नहीं है। मैं तो उनसे नहीं उम्मीद रखता हूँ। And with her smiling face, the glorious woman we can see है, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, हमें तो उनके देख के प्रेरणा मिलती है। कुछ लोग कहते हैं जरूर जेएनयू को गुंडों का अड्डा, ये कर दो, वो कर दो, राष्ट्रद्रोही, पर मैं उस यूनिवर्सिटी की इज्जत करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता था कि वित्त मंत्री जी जरूर ये कहेंगे कि संविधान ने तो मुझे 3 बार एप्रोप्रिएशन लाने का अधिकार दिया है, बट सेल्फ रिस्ट्रिक्शन है कि मैं 2 बार ही लेके आती हूं, आप लाइए। पर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जो डिपार्टमेंट आपके पास एप्रोप्रिएशन के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने के बाद आपके पास आते हैं, आप माननीय सभापति जी महोदय जी, आपके जरिए वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आप उनको थोड़ा कंट्रोल कीजिए या उनके एक्सपेंडिचर को जांच कीजिए। आपके पास आपके एप्रोप्रिएशन बिल में हमारे डिफेंस के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आए, कोई विरोध नहीं है। डिफेंस में जितना खर्चा करना चाहिए हमारे जवानों के लिए, वो हमारी सुरक्षा में है, जितना खर्चा करना चाहिए करिए। पर वहां हो क्या रहा है? जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने देखा कि एक्सपायरी डेट हुआ सामान मेरे उस जवान फौजियों के लिए दिया जा रहा है, और वो जब बात उठती है तो एज ए फिनेंस मिनिस्टर आप उनको थोड़ा टाइट कीजिए कि क्या कर रहे हो आप C&AG का वो ऑडिट पारा तो देखिए कि क्या हो क्या रहा है। जिसको उस हाइट पे, उस ठंड पे रहना है, उनके लिए अगर डीजल नहीं है, उनके लिए केरोसिन नहीं है, और उनको आइस में, स्नो में, बर्फ में चलने के लिए जो जूते हैं वो गलत तरीके के मिल रहे हैं, तो खर्च कितना भी करे पर वो सही जगह जाता है कि नहीं वो देखा जाए। आयुष्मान की बहुत बात होती है। मैं
सभापति महोदय, आपके जरिए कहना चाहता हूं कि आयुष्मान की बात होने के बाद जो खर्च होता है, मैं 3 दिन पहले की इसी की एक इंडिविजुअल बात भी जरूर करना चाहूंगा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एसवीपी अस्पताल में एक मरीज एडमिट हुआ, कच्छ का था। उसने कहा कि मेरा पांव, एडमिट हुआ तब कहा कि आयुष्मान कार्ड है, कि हां आपको 1 पैसा नहीं लगेगा। एडमिट होता है, उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है, उसको कहते हैं तुम्हारा पांव काट देना पड़ेगा। वहीं कोई उसको दूसरे डॉक्टर को पेपर्स दिखाते हैं, वो कहते हैं कि लेस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, स्टेंट लगा दो, सर्कुलेशन होगा, पांव काटने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे छुट्टी दो साहब अस्पताल से, मुझे नहीं, पांव नहीं कटवाना है। बोले नो, 35,000 भरो। बोले साहब आपने कहा था आयुष्मान कार्ड, तो पांव कटवाओ तो फ्री ट्रीटमेंट, आधी छोड़ के जाना है, 35,000 भरो। मैं पेशेंट के नाम के साथ डिटेल देता हूं, ये आयुष्मान का काम है। ये चल रहा है। इसको मैं वित्त मंत्री जी की मंशा पे कोई डाउट नहीं करता हूं। I was also in a state, I was also a finance minister. We come, when the department comes to us, it's our duty to face the assembly or parliament. पर वो डिपार्टमेंट जो करके आया है, उस डिपार्टमेंट को उनके मंत्री नहीं कहते हैं तो फिनांस मिनिस्टर उसको टाइट कर सकते हैं। आप अपने उस पावर को यूज करके, जहां ये चल रहा है सर, मनरेगा एलोकेशन होता है, एक्स्ट्रा बजट की बात आती है, हर दिन बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, एंड आई विल सेंड कॉपीज ऑफ दोज न्यूज़पेपर्स वेयर द जर्नलिस्ट हैव डन सम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। और मनरेगा में क्या होता है सर, मरे हुए आदमी का नाम है, उसका पैसा, कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे करोड़ों का बिल दाहोद का अभी आया हुआ है, दाहोद में, और मजदूर के सीधे अकाउंट खुलवा के उनका एटीएम कार्ड अपने पास रखते हैं और सीधा पैसा जाता है। सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवाइए गुजरात में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कितना गरीब को मिलता है और कितना पैसा बड़े मगरमच्छ खा जाते हैं। उसमें अधिकारी भी शामिल है। स्टेट की पुलिस या स्टेट का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, या तो जुडिशरी मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, या ये होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वी आर दी ट्रेजरर्स ऑफ द गवर्नमेंट मनी। हम लोग यहां आते हैं, बैठते हैं, जनता का पैसा जनता के हित के लिए खर्च हो, यही हमारा काम है। और इसके लिए मैं जो एप्रोप्रिएशन बिल आया है उसमें मैं जरूर ये कहूंगा कि आज जरूरत है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, आज जरूरत है इसको देखने की। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी पूरी स्पीच को बड़े प्यार से प्रोत्साहित करके बिना रोके टोके भी चली, इसके लिए आपका धन्यवाद।